चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और मुझे बताएंगे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। मैं कल की क्लास को रिवाइज करवा के आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। कल मेरे ख्याल से हमने आपका जो है क्या पढ़ा था कल हमने लास्ट टाइम। तो कल हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे, याद होगा आपको। इकोनॉमी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने पढ़े थे। देखो, कल मैंने आपको खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था बता दिया था। गर्ल्स हॉस्टल कौन सा है कमेंट करके बताएंगे। गर्ल्स हॉस्टल कौन सा है? तो गर्ल्स हॉस्टल है बंद अर्थव्यवस्था, न काहू से लेना न काहू को देना। और बॉयज हॉस्टल जो है वो कौन सा है? यहां पर बॉयज हॉस्टल जो है वो आपका खुली अर्थव्यवस्था है। ये सब मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल दे करके कि कहां पर आयात निर्यात एक्सेप्ट किया जाता है, लिबरल इकोनॉमी जो है उसके लिए कौन सा अच्छा है, वैश्वीकरण से किसको कौन सी इकोनॉमी को जोड़ता है। ये सब बातें मैंने आपको यहां पर डिस्कस करवा दी थी, याद होगा आपको। ये सब बातें मैंने आपको डिस्कस करवा दी थी ना कल लास्ट टाइम। और आपको पता होगा कि इसके अलावा मैंने विकास की अवस्था के आधार पर भी इकोनॉमी के प्रकार को बता दिया था कि विकास की अवस्था के आधार पर इकोनॉमी भी तीन प्रकार की होती है, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत जो है वो कौन सी इकोनॉमी का हिस्सा है इन तीनों में। तो भारत मेरे दोस्त विकासशील अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विकासशील अर्थव्यवस्था का भाग है, ठीक है, भारत में यह है। फिर संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी के प्रकार को हमने देखने की कोशिश करी थी, जिसको तीन आधारों पर बांट करके देखा जाता है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और ये जो है ये इसके जनक कौन है? तो याद रखना, कार्ल मार्क्स इसके जनक है, जिनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। और इनकी पुस्तक जो दास कैपिटल है उसको समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। इसमें संसाधनों पर नियंत्रण जो है वो सरकार का होता है, कीमत और उत्पादन का निर्धारण भी सरकार ही करती है, इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। और ये यूएसएसआर में लागू है, ठीक है, लागू थी। अब दूसरी बात आपको ये याद रखना है, इसके अंदर ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें एक और बिंदु लिख लो कि इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा जो होती है, मार्केट कंपटीशन, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मार्केट कंपटीशन का मतलब समझते हो? अगर मैंने कपड़े की कोई दुकान खोल रखी है तो मेरे पड़ोसी भी कपड़े की दुकान खोल लेगा, पड़ोस में दुकान है। कपड़ा मार्केट में यही तो होता है। आप ज्वेलरी मार्केट चले जाओ, कपड़ा मार्केट चले जाओ, चलो ज्वेलरी में तो और रेट सेम होता है, खाली वहां तो क्रेडिट का सवाल है कि कौन व्यक्ति अच्छा उससे ज्वेलरी खरीदेंगे। लेकिन कपड़ा मार्केट में अगर आप जाओगे तो कपड़ा मार्केट में बहुत सारी दुकानें रहती है, सब जगह जींस मिलेगी, सब जगह कपड़े मिलेंगे। अगर आप महंगा दोगे तो दूसरी दुकान पर चला जाएगा दुकानदार, है ना? तो आपकी जो कपड़े की दुकान है ऐसी कई वहां हजारों दुकानें या 100-200 दुकानें हैं, तो वहां पर कंपटीशन होगा। आ रही बात समझ? लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो सारा काम सरकार कर रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो याद रखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार प्रतिस्पर्धा होती है, याद रखना ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में, तो बाजार प्रतिस्पर्धा का इसमें अभाव रहता है। मार्केट कंपटीशन जो है, बाजार प्रतिस्पर्धा, बाजार प्रतिस्पर्धा बोलते हैं इसे, है ना, या इसी को बोलते हैं मार्केट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? मार्केट कंपटीशन के नाम से आप इसे जानते हैं, मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन जो है ये इसमें नहीं होता या इसका अभाव पाया जाता है, लेक ऑफ मार्केट कंपटीशन। बताओ कौन सी इकोनॉमी में होता है? तो याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। बस इतनी सी बात है, एक पॉइंट केवल मुझे ऐड करना था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो संसाधनों पर स्वामित्व अगर निजी क्षेत्र का है तो उस देश की इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जरा आइए दूसरे प्रकार की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अर्थव्यवस्था है। भारत में अभी कौन सी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो हेडिंग डालेंगे पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो मेरे भाई इसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसी को हम लोग जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो आइए जरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ
बातें हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या चीज है। सबसे पहली बात तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो इकोनॉमी है इसमें संसाधनों पर किसका कंट्रोल होता है, रिसोर्सेस पर किसका ऑनरशिप होती है। तो याद रखना ऐसी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है उस पर ऑनरशिप किसकी होगी, प्राइवेट सेक्टर की होगी। प्राइवेट सेक्टर ही यहां पर काम करेगा, याद रखना है ना। तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ये सब नहीं होगा, फिर यहां पर होगा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना। तो यहां पर लिखेंगे संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, तो ऑनरशिप किसकी है, रिसोर्सेस पर। तो संसाधनों पर लिखेंगे मेरे दोस्त, संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण, निजी क्षेत्र का नियंत्रण। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे, तो इसको अंग्रेजी में जानेंगे कि जो रिसोर्सेस है उस पर किसका कंट्रोल है, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। पहली बात है ना, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर ही इस इकोनॉमी में इस बात का निर्धारण करेगा कि किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी और किस चीज का उत्पादन करना है, ये सब प्राइवेट सेक्टर नोटिफाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर ही इस बात को निर्धारित करेगा। तो दूसरी बात लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत जिसे आप प्राइस के नाम से जानते हैं, और उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन कितना होना है, प्रोडक्शन कैसे होना है, इस बात का निर्धारण भी कौन करेगा, तो याद रखना कीमत और उत्पादन का जो निर्धारण है, प्रोडक्शन है, यह भी कौन करेगा, तो यह भी मेरे दोस्त किसके द्वारा किया जाएगा, तो कीमत और उत्पादन जो है यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, तो कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो भी मेरे साथियों वो किसके द्वारा किया जाएगा, निजी व्यक्ति के द्वारा नहीं, तो इसका निर्धारण किया जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना है। यहां पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाजार शक्तियां करेगी, बाजार शक्तियां, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट पावर्स। तो भाई सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी, तो मार्केट पावर्स के द्वारा किया जाता है। मार्केट पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मार्केट पावर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो बाजार शक्तियों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी। अब याद रखना इस मार्केट पावर को आप एक और नाम से जानते हो, और इसका एक और नाम है, इसी को बोलते हैं अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। तो सवाल कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि बताओ अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, तो बाजार शक्तियों को ही अदृश्य हाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे हाथ है जो दिखाई नहीं देते हैं। आ गई बात समझ में, तो इनको अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड, अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं इसे, अंग्रेजी वाले साथी लिख लेना, इनविजिबल हैंड के नाम से जानते हैं। इनविजिबल, इनविजिबल हैंड के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। क्या लिखेंगे मेरे साथियों, इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड के नाम से आप इसे जानेंगे। तो इसे अदृश्य हाथ भी कहा जाता है। तो बाजार शक्तियां ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण करेगी कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी। भाई साहब इस आईफोन की कितनी कीमत होगी, ये 15 है, तो इसकी कीमत कौन निर्धारण करेगा, बाजार शक्तियां करेगी। अब आपके मन में सवाल आया है कि बाजार शक्तियों का मतलब क्या है, वाह भाई साहब क्या बात है, सूरज ने कहा बाजार शक्तियां क्या है। मेरे दोस्तों बता तो रहा हूं, इतनी क्या जल्दी है। तो देखो बाजार शक्तियों का मतलब क्या होता है, बाजार शक्तियों का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी भाषा में बाजार शक्तियों का मतलब क्या होता है, तो बाजार शक्तियों का मतलब होता है मांग और पूर्ति, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो बाजार शक्तियों का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, इन्हीं को इनविजिबल हैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो बाजार शक्तियां हैं, यही कीमतों का निर्धारण करेगी, यही कीमतों का निर्धारण करेगी कि किसी भी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारण करेगी, जरा वो समझना। अगर किसी वस्तु की, याद रखना, अगर किसी वस्तु की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बात करूं ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्रों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो उस समय मार्केट में उसकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ गई बात समझ में सुनना, ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्रों की डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट में उनकी सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से उनकी कीमतें जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी गर्मी के दिनों की बात मैं बताता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा गिर रही है, तो एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, कूलर की डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में उनकी शॉर्टेज आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो इसके चलते उनकी कीमतें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताओ ऐसी स्थिति में बाजार शक्तियों के द्वारा ही तो निर्धारित किया गया, डिमांड और सप्लाई के द्वारा कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है,
बोले गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी वस्तु की डिमांड नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। भाई गर्मी के दिनों में मुझे एक बात बताओ, ऊनी वस्त्र की डिमांड होगी क्या? नहीं होगी। और मार्केट में दुकानों पर तो सामान सप्लाई ज्यादा है ना, दुकानों पर तो सामान भरा हुआ है। दुकानदार क्या बोलेगा, अरे भाई ले जा यार, सस्ता ही ले जा, तो कीमतें जो है वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आना चाहिए कि बाजार शक्तियों का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, अदृश्य हाथ भी आप इन्हें कह देते हैं, और यही कीमतों का निर्धारण करते हैं। इसीलिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और नाम है, इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसे? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो अगला बिंदु लिखेंगे, इसे किस नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? तो यहीं पर मैं लिख देता हूं अन्य नाम। बात समझ में आ गई ना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? अन्य नाम। और इसका अन्य नाम क्या है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, है ना, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। क्यों कहते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, है ना, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर लिया कि इसको बाजार आधारित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। बहुत ही आसान है ना, इसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि मार्केट पावर ही ये डिसाइड करता है कि किसी भी कमोडिटी की या सर्विसेज की प्राइस कितनी होगी। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेरे पास में जगह नहीं है, आप लोग पूरा लिखेंगे, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो कौन सी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। ये प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? भाई कोई भी दुकान खोल के बैठा है, जैसे कपड़े की दुकान, जैसे लाइब्रेरी, मैं पहले लाइब्रेरी भी चलाता था उज्जैन में, तो बहुत सारी लाइब्रेरी हो गई अब तो मार्केट में। तो लाइब्रेरी में भी चला रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी चला रहा है, और भी 10 लोग चला रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? प्राइवेट सेक्टर जो ज्यादा सुविधा देगा, जितना कम प्राइस में सुविधा देगा, अच्छी सुविधा देगा, भाई व्यक्ति उसके पास में जाएगा। क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। तो वही बात है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, इसमें कंपटीशन पाया जाता है, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो अगला लिखेंगे, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बार बार बोलता जा रहा हूं, है ना। बाजार प्रतिस्पर्धा पाई जाती है ना, मार्केट कंपटीशन इसमें पाया जाता है। मुझे बताओ इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई बाजार प्रतिस्पर्धा इसमें पाई जाती, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? भाई क्यों प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट अस्पताल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट कॉलेज खुलेंगे, तो ये क्या उद्देश्य है इनका? प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य है? भाई कोई व्यक्ति, क्यों मैंने लाइब्रेरी क्यों खोली थी, ये बताओ, मैंने लाइब्रेरी क्यों खोली थी? क्या मैं जनता का कल्याण करना चाहता था, या फिर कुछ और उद्देश्य है? बहुत बढ़िया, लाभ कमाना, बहुत बढ़िया। देखो मैंने लाइब्रेरी इसलिए खोली थी कि मैं उससे कुछ अर्निंग करूं, मैं आर्थिक लाभ कमाऊं, है ना, जनता के कल्याण के लिए, भंडारा करवाने के लिए लाइब्रेरी नहीं खोली थी। ऐसे ही कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो क्या होता है? आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है मेरे भाई, आर्थिक लाभ कमाना। तो लिखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या लिखेंगे? आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना, ये इस इकोनॉमी का उद्देश्य होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो आर्थिक लाभ कमाना, इसे इकोनॉमिक बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अगली बात, ये जो इकोनॉमी है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? भैया इसके जनक कौन है, या ये इकोनॉमी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? तो एक व्यक्ति का नाम मैं लिखवा रहा हूं, आप कितने तोपों की सलामी दोगे? 1008 तोपों की सलामी लेकर के खड़े हो जाओ सब लोग, है ना, जिनका मैं नाम लिखवा रहा हूं। 1008 तोपों की सलामी आपको देना है। तो भाई साहब याद रखना, इसके जो जनक है उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। कई बार सवाल आता है कि एडम स्मिथ कहां के रहने वाले हैं? तो मेरे दोस्त ये उज्जैन के रहने वाले नहीं है, नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये कहां के रहने वाले? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहां के? स्कॉटलैंड के। तो स्कॉटलैंड के ये रहने वाले हैं, पहली बात आपको ये याद रखना है, एडम स्मिथ।
और एडम स्मिथ के बारे में दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए 1008 तोपों की सलामी दिलवा रहा हूं। तो अगली बात लिखेंगे सॉरी, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र के जनक आप इन्हें कह देते हैं। अच्छा एक और बात सुनना, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मुझसे पूछ के लिखी थी, चिंता मत करो। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनकी 2 पुस्तक है, दोनों पुस्तक के नाम मैं आपको बताता हूं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक का नाम है मेरे दोस्त, एक पुस्तक का नाम तो इनकी 1776 में वो पब्लिश की गई थी, और वो पुस्तक तो बड़ी फेमस पुस्तक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या नाम है मेरे दोस्त? वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। हालांकि इस पुस्तक का पूरा नाम तो कुछ और ही है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इट्स कॉजेज, वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे करके पुस्तक है। पर छोड़ो इतना लंबा चौड़ा नाम, आप तो सिंपल सी भाषा में याद रखो, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्या नाम है भैया इनकी पुस्तक का नाम? वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है। बोलो आ गया समझ में? बोलो आ गया समझ में? ये कब लिखी गई थी पुस्तक? तो 1776 में लिखी गई थी। इनकी एक और पुस्तक है, क्या नाम है पता है उसका? उसका नाम है मोरल सेंटिमेंट्स। क्या बोलते हैं? मोरल सेंटिमेंट्स, है ना। तो वो भी इनकी पुस्तक का नाम है, पर ये एक ही याद रखो, ये एडम स्मिथ इसके जनक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात समझ में आ गई? क्या क्या बातें मैंने लिखवा दी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का और वस्तुओं के उत्पादन का निर्धारण कौन करता है? तो मार्केट पावर करती है। मार्केट पावर का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, यही ध्यान देना। अच्छा एडम स्मिथ एक और बात कहते थे, वो क्या कहते थे पता है? वो ये कहते थे कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ ये कहते थे कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होना चाहिए वो न के बराबर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे तो जो करना है करती रहेगी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और उसी को बोलते हैं लेजेस फेयर पॉलिसी। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है ये लेजेस फेयर के सिद्धांत का पालन करनी चाहिए। तो दूसरी बात आपको यहां पर लिख लेना चाहिए, और वो क्या लिखना चाहिए? सवाल आता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो लाइजेस फेयर या अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित होती है? तो यही होती है पूंजीवादी। तो लिखेंगे यह अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित, यह एडम स्मिथ के अनुसार अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, है ना। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब समझ गए आप लोग? अहस्तक्षेप की नीति, लाइजेस फेयर आप इसे कह देते हैं। तो यह अहस्तक्षेप की नीति, यह अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है ना, लाइजेस फेयर पॉलिसी नीति पर आधारित है। इसमें मार्केट कंपटीशन पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है, धड़ल्ले के साथ पाया जाता है ना। मैं लाइब्रेरी खोलूंगा तो पड़ोस वाला भी खोल लेगा, तो बात यही है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको याद रखना है। अच्छा इसके उदाहरण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या है वो भी तो लिखना पड़ेंगे ना। तो इसके उदाहरण में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो एग्जाम्पल में लिखो, देखो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है, यूएसए में लिख रहा हूं। दरअसल आपने शीत युद्ध के बारे में सुना होगा, कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा। क्या हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सोवियत संघ रूस था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का पालन कर रहा था, और देश में इसी बात को बढ़ा भी रहा था कि देश के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और सब लोग जो है इसी तरीके से काम करें। अमेरिका यह चाहता था कि नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अगर सब दौड़ रहे हैं तो दौड़ते जाओ और एक की टांग में टांग डाल करके गिराते हुए दौड़ते जाओ, है ना। दोनों के बीच में विचारों की ही लड़ाई थी, इसीलिए कोल्ड वॉर चला, और ये 1991 तक चला। कब तक चला? 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, यानी कि सोवियत संघ टूट नहीं गया। यूक्रेन जो था वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था, वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था। वो बाद में नाटो में शामिल हुआ अभी कुछ समय पहले। जब नाटो में शामिल हुआ तो बाप को बुरा लगा, यानी कि रूस को बुरा लगा कि यार तू कैसा बच्चा है यार मेरा, भले मुझसे नाराज होकर अलग हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे विरोधी खेमे में जाकर के तू दोस्ती कर लेगा, उनके साथ जुड़ जाएगा। बस ये युद्ध इसी बात का, रूस यूक्रेन वार,
ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई कमेंट करके बता दो कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई। ठीक है बढ़े आगे। चलो अब एक और अर्थव्यवस्था है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, और उसका नाम क्या है तो याद रखिएगा, उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है तो मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। तो आइए जरा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। यहां से सवाल बहुत बार पूछा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी से, और सवाल इस तरीके से आता है कि बताओ कौन सी इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों, मिश्रित अर्थव्यवस्था मार्केट में क्यों आई, क्या कारण है, मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है। सरकार के पास कोई कम काम है क्या, देखो सरकार को बहुत सारे काम करने, सरकार को सरकारी अस्पताल भी बनाना है, सरकार को मेरे दोस्त है ना सरकारी स्कूल भी बनाना है, सरकार को सरकारी कॉलेज बनाना है, सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखना है, सरकार को कितने सारे काम है यार, सरकार को रोड भी बनाना है, पार्क भी बनाना है ना, आप लोगों को घूमने के लिए, सरकार को आपकी सैलरी भी देना है, मतलब सरकार के पास हजारों काम है, सरकार के पास कामों की कमी नहीं है। तो सरकार ने कहा यार हमारे पास बहुत सारे काम और इतना सारा पैसा भी नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या क्या करें, तो एक काम करो, निजी व्यक्तियों को बुलाया गया, प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को बुलाया गया, और रमेश को बुलाया, मांगीलाल, चलो मांगीलाल को बुला लेते हैं आज, मांगीलाल को बुलाया, गांव से बुलाया उसको, मांगीलाल को बोला यार मांगीलाल तू क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा हूं यार, बोले क्या काम करता है, बोले मैं रोड बनाता हूं, एक काम कर यार उज्जैन से इंदौर रोड बना दे, चला ले 5 साल तक, मतलब इनके बीच में समझौता होता है कि भैया उज्जैन से इंदौर रोड बना ले, 5 साल तक तू रोड चला लेना, बीच में टोल टैक्स लगा लेना और पैसा कमा लेना, और 5 साल बाद हमको ट्रांसफर कर देना। इसको बोलते हैं बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, है ना, बनाओ ऑपरेट करो चालू करो मतलब संचालन करो और ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट को। तो ऐसे समझौते होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो सारा काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया, ये जॉन मिनार्ड किन्स लेकर के आया, है ना। तो सबसे पहले तो यही लिखो कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है या किसकी देन है, हु इज द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसे तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसके पिता वही है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया। इनका पूरा नाम था जॉन मिनार्ड किन्स, क्या नाम था, जॉन मिनार्ड किन्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जे.एम. किन्स के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, है ना, जॉन मिनार्ड किन्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। इनकी पुस्तक थी 1936 में, एक इनकी पुस्तक आई थी, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी के नाम से, वो इनकी पुस्तक है। खैर तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है वो जरा लिखना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मेरे साथियों सरकार एवं निजी क्षेत्र, सरकार एवं निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लिखेंगे, सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, सरकार एवं निजी क्षेत्र गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। या दूसरे शब्दों में भी आप इसे कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस है उस पर कंट्रोल किसका होगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होगा, ठीक है, दोनों का होगा। आ गई बात समझ में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में और क्या बातें याद रखना है, बस एक और नाम लिख लो केवल कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसका उदाहरण कौन सा है मेरे दोस्त, तो याद रखना है इसका उदाहरण है अपना भारत। भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत में यही चीजें चल रही है, ठीक है, भारत के अंदर कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये भी बात आपको याद यहां पर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, तीनों की तीनों बातें समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। ये टॉपिक कंप्लीट होगा तभी तो मुद्राना पड़ेंगे।
अब मुद्रा वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। सर आज का टॉपिक मुद्रा है, मुद्रा है। अरे हाँ भाई, मुद्रा ही है, मुझे भी पता है। पैसे के बिना क्या कुछ होना है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 3 बातें मुझे आप लोग बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके अगले टॉपिक की ओर। तीन बातें क्या क्या बतानी है मुझे बताओ। भारत में कौन कौन सी इकोनॉमी है? बताओ भाई, भारत में कौन कौन सी इकोनॉमी है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भारत में कौन कौन सी इकोनॉमी है तो क्या जवाब दोगे? तो भारत में खुली अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल है। भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये है। तो भारत में तीनों इकोनॉमी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? तो सब अलग अलग आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर या वैदेशिक संबंधों के आधार पर भारत की इकोनॉमी को खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, इसके आधार पर भारत की जो इकोनॉमी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का कंट्रोल है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत के अंदर विकास की अवस्था क्या है, भारत में भारत की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसके आधार पर भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जाना जाता है। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग की ओर बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। और वो टॉपिक क्या है? मुद्रा। मुद्रा, पैसा, धन, रुपया, रोकड़ा, जो भी आप कह दे। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी बोलते हैं। अरे पैसों के चक्कर में भाई भाई का नहीं होता है ना? होता है क्या? आपने वो कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना? और मेरे ख्याल से अधिकतर स्थानों पर यह देखने को मिलता है कि जब से लुगाइयां आती है तब तो और स्थिति बिगड़ती जाती है। खैर, सब एक जैसी नहीं होती, वो भी ध्यान रखना है। तो मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। मुद्रा क्या है? अगर इसकी आसान सी परिभाषा में बताऊं कि मुद्रा क्या है, तो आप परिभाषा समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस परिभाषा से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आगे एक कदम चलने का मौका मिलेगा। तो मुद्रा की परिभाषा क्या है? तो सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। बोले ये क्या है? मुद्रा का क्या काम है? ये कोई परिभाषा है? जी हाँ बेटा, यही परिभाषा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, अच्छी परिभाषा है ना? लिखो इसकी परिभाषा, परिभाषा बोलो या कुछ भी पंक्ति लिखो, इसी से हमें आगे चीजें मिलेगी, एक्सपांशन मिलेगा कि अब हमें क्या देखना है। देखो, मुद्रा जो है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है। सिंपल सी परिभाषा। अब इस परिभाषा से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि भैया मुद्रा क्या है, तो जो मुद्रा का काम करती है। तो अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि सर ये मुद्रा का क्या काम है, आखिर मुद्रा का काम क्या है, फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है। आ गई बात समझ में? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। तो भाई मुद्रा का कार्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन ऑफ मनी। तो अब हमारे पास में सवाल आया कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, मुद्रा के क्या क्या कार्य है। तो मेरे भाई, मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में डिवाइड करके देखा गया है। मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में डिवाइड करके देखा गया है? 2 भागों में डिवाइड करके देखा गया है। सबसे पहला है प्राथमिक कार्य, जी हां, प्राइमरी फंक्शंस। तो मुद्रा के कुछ प्राथमिक कार्य होते हैं, कुछ इसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, है ना? प्राथमिक कार्य, और प्राथमिक कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस। तो मुद्रा के कुछ प्राथमिक कार्य होते हैं मेरे साथियों, जिन्हें प्राइमरी फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा के कुछ होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब होता है द्वितीयक कार्य। ठीक है, तो मुद्रा के कार्यों को 2 भागों में बांट करके देखा गया है, एक प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड जो है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से आप उसे जानते हैं। तो दूसरा लिखेंगे द्वितीयक कार्य। क्या बोलेंगे? द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के कार्य जो है वो मुद्रा के हैं मेरे दोस्तों, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस।
ये दो प्रकार के कार्य आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस, ओके। तो मुद्रा के दो प्रकार के कार्य है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। इन दोनों के बारे में हमें देखना है क्योंकि सवाल यहां से आया है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब मुद्रा के प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है भाई, सवाल तो ये बनेगा कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या है। मैं बताता हूं प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा दरअसल एक प्रकार का माध्यम है। किस चीज का माध्यम? तो एक्सचेंज का माध्यम है। एक्सचेंज का माध्यम है ना मुद्रा। जैसे मान लो मुझे कोई वस्तु पसंद आई मार्केट में, बाजार में मैं गया, मार्केट में मुझे कोई चीज पसंद आई, जैसे ये रिमोट मुझे पसंद आया। अब मैंने उससे कहा कि भाई ये रिमोट कितने रुपए का है। क्या बोला मैंने? ये रिमोट कितने रुपए का है। उसने बोला कि अगर ये रिमोट तुम्हें चाहिए, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है ना भैया, ये वस्तु है ना, कमोडिटी है। तो मैंने कहा कि यार ये रिमोट जो है ये एक वस्तु है, और मैंने दुकानदार से पूछा कि भाई ये कितने रुपए का है। तो दुकानदार ने मुझे कहा कि अगर ये रिमोट आपको चाहिए तो आपको मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा। 100 रुपए, 100 रुपए क्या है? मुद्रा है ना। तो मैं 100 रुपए दे करके इस वस्तु को ले लूंगा। मैंने क्या किया? इस वस्तु को लेने के लिए 100 रुपए दिए। अरे रुपया भी तो एक प्रकार की वस्तु ही है, मुद्रा भी तो एक प्रकार की वस्तु ही है ना भाई। तो मैंने क्या किया? दोनों वस्तुओं का एक्सचेंज कर लिया। ये मैंने ले ली और मेरे पास जो रुपया था वो उसको दे दिया, क्योंकि मुद्रा भी थी। मतलब उसी को मुद्रा या उसी को वस्तु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वस्तुओं का क्या हुआ? लेन देन हुआ। तो याद रखना है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें लिखेंगे पहला प्राथमिक फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका पहला। तो पहला प्राइमरी फंक्शन लिखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल याद रख लेना है। इसके बारे में ये नहीं लिखना है कि एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु ये वो सब, है ना। आप तो इतना सिंपल सा लिखो, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राइमरी फंक्शंस क्या है? तो ये विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? विनिमय का माध्यम है। जरूर आप लोगों को याद रखना है ये एक प्रकार का कैसा फंक्शन है? तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। आ गई बात समझ में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका क्या है? प्राइमरी फंक्शन। एक वस्तु देकर के जब आप किसी भी, मतलब एक वस्तु देकर के या लेने के लिए आप लोग मुद्रा देते हो तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब इसको रख देता हूं, ठीक है। आ गई बात समझ में यहां तक की? अगली बात करें, चलो। मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ यार आपके अकाउंट में कितने रुपए रखे हैं? आपके अकाउंट में कितने रुपए रखे हैं? तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे बताओगे कि सर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए रखे हैं, या 200 रुपए रखे हैं, या 100 रुपए रखे हैं, ऐसा ही कुछ जवाब दोगे। तो आपने मुझे कहा कि सर मेरे अकाउंट में 200 रुपए रखे हैं। तो आपका जो अकाउंट है, जिसे आप हिंदी में खाता भी कहते हैं, उसकी यूनिट क्या है? उस अकाउंट की यूनिट आपने कहा कि सर 200 रुपए रखे, तो रुपया जो है उसकी यूनिट है, और रुपया जो है एक प्रकार की भारतीय मुद्रा है। तो दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या? ये खाते की एक इकाई है, याद रखना है। तो दूसरा लिखेंगे ये अकाउंट की एक इकाई है, खाते की एक इकाई है। तो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है खाते की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे? यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मुद्रा जो है वो खाते की एक इकाई है जिसे यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से आप जानते हैं। तो यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, याद रखना है। ये भी इसका प्राइमरी फंक्शंस ही है। तो ये खाते की क्या है? एक प्रकार की इकाई है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो, यहां तक की बातें समझ में आई? पहले ये बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग? एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो अब आगे की बात हम करते हैं। आगे क्या चर्चाएं हैं और कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं। तीसरा बिंदु मैं बताता हूं, और वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये रिमोट कितने रुपए का है, मैंने दुकानदार से पूछा था ना, ये रिमोट जो है वो कितने रुपए का है। तो इस रिमोट के बारे में मैंने पूछा कि ये रिमोट जो है वो कितने रुपए का है, इस वस्तु का मूल्य कितना है कुल मिलाकर के, मैंने यही पूछा दूसरे शब्दों में।
कि भाई इस वस्तु का मूल्य कितना है। तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब 100 रुपए दोगे तो ये वस्तु मैं आपको दे दूंगा। तो इस किसी भी वस्तु का अगर मूल्य हमें ज्ञात करना हो, किसी भी वस्तु का अगर वैल्यू के बारे में हमें पता करनी हो कि क्या उसकी वैल्यू है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा में या सरल लाइन में तो हम उसे कह देते हैं मूल्य का मापदंड। तो किसी भी वस्तु का मापदंड अगर आपको करना है, उसका वैल्यू मेजरमेंट करना है, तो आप किस में करोगे, रुपये में करोगे। तो तीसरा आपको याद रखना है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य एक और कौन सा है, तो ये मूल्य का मापदंड है ना, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसे लिखेंगे मूल्य का मापदंड, मूल्य का मापदंड। क्या बोलेंगे, मूल्य का मापदंड आप इसे कहेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ओके, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है, और ये सब चीजें बहुत ही आसान है अगर आप समझें तो, ठीक है। तो ये दरअसल इतने सारे इसके प्राइमरी फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आते हैं तब आपको यहां पर से बताना पड़ेगा कि इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। चलो अब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि मुद्रा के कुछ द्वितीयक कार्य भी होते हैं। जैसे क्या द्वितीयक कार्य हो सकते हैं, सबसे पहला एक द्वितीयक कार्य जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि मान लो आपके घर में शादी है, आपकी शादी नहीं, आपकी बहना की शादी कर लो। मान लो साल भर बाद या 6 महीने बाद आपके घर में, आपके परिवार में आपकी बहन की शादी है। तो आपके माता पिता क्या करेंगे, आपके माता पिता और आप भी अगर आप जागरूक हो गए हैं, अगर आप सजग हो गए हैं, चाहते हैं कि अपने भाई की शादी करना है, उसके लिए पैसा बचा करके रखना है, तो आप अपनी बहन की शादी के लिए क्या करेंगे, 6 महीने या 8 महीने या साल भर पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे। और आप अनुमान लगाएंगे कि यार मेरी बहन की शादी में जो दहेज देना है वो 3 लाख रुपए का आएगा, है ना। उसके बाद रसोई का सामान 2 लाख रुपए का आएगा, मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपए जो है उसकी शादी में लगेंगे। ये छोटा आंकड़ा मैं बोल रहा हूं, आजकल 5 लाख में कुछ नहीं होता, है ना। तो मैं एक बात बता रहा हूं कि आपने मेजरमेंट किया कि यार 5 लाख रुपए हमें चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपके माता पिता क्या करेंगे, अभी से पैसों की बचत करने लगेंगे, पैसों को स्टॉक के रूप में रखने लगेंगे, है ना, बैंक में जमा करके रखने लगेंगे। आ रही बात समझ में, पास में रखेंगे ताकि पैसा बचे। तो मुद्रा का द्वितीय कार्य है मूल्य का भंडारण। जो वैल्यू है, जो रुपए 5 लाख रुपए, ये एक वैल्यू है, इसका भंडारण करना, इसका स्टोरेज करना। तो इसका सेकेंडरी फंक्शंस लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मेरे साथियों मूल्य का भंडारण, स्टोरेज वैल्यू आप इसे कह देते हैं, मूल्य का भंडार, मूल्य का भंडार, स्टोरेज वैल्यू आप इसे कह देते हैं। अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं इसे, स्टोरेज वैल्यू। आ गई बात समझ में। तो इसका सेकेंडरी फंक्शन समझ में आ गया, मूल्य का वैल्यू, है ना, मूल्य का भंडारण, सॉरी। आ गई बात समझ में, ये आपको याद रखना। अच्छा, मतलब ये रिमोट तो 100 रुपए का, जैसे ये आईफोन की मैं बात करूं, मतलब ये आईफोन मैंने लिया था 30,000 रुपए में, तो 30,000 रुपए मेरे पास नहीं थे। तो दुकानदार ने मुझे एक ऑप्शन दिया कि विनय सर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी आपके पास में अगर 10,000 रुपए हो तो 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दो, और बचा हुआ जो 20,000 रुपए उसकी 4 किस्त करवा लो, ईएमआई करवा लो। ईएमआई, ईएमआई का फुल फॉर्म भी पूछूंगा अभी आपसे, और नहीं तो मैं बताऊंगा। ईएमआई करवा लो, मैंने कहा कितनी ईएमआई, बोले 4 ईएमआई करवा लो या 5 करवा लो। तो मैंने कहा 4 करवाऊंगा तो कितने रुपए की आएगी, बोले 20,000 में 4 का डिवाइड कर दो सर। तो कितनी आएगी, तो 20,000 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो आप 5,000 ईएमआई आ जाएगी। आ गई बात समझ में। तो 4 ईएमआई हर महीने कटती जाएगी। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विटेड का मतलब है बराबर महीने की किस्त, है ना। तो ईएमआई करवा ली, और ईएमआई पर हर महीने में अपने अकाउंट से 5-5 हजार रुपए जो है वो कटवा रहा हूं। मुझे वस्तु मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो मुद्रा का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो एक भविष्य का लेन देन भी होता है, कि जो भविष्य में पैसा लिया जाएगा वो मुद्रा के रूप में लिया जाएगा, है ना। जो 5-5 हजार रुपए की मेरी ईएमआई बनी है वो भविष्य का लेन देन है। तो याद रखना है, दूसरा इसका सेकेंडरी फंक्शंस लिखेंगे, ये भविष्य का लेन देन है, भविष्य का लेन देन है, भविष्य का लेन देन, ट्रांजेक्शन ऑफ फ्यूचर। ऐसा लिखिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन,
फ्यूचर ट्रांजैक्शन है ये, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे इसे? फ्यूचर ट्रांजैक्शन के नाम से आप इसे जानेंगे। ठीक है, भविष्य का लेन देन है। तो मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन है कि ये भी है। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो भगवान करे ऐसा हो आपके साथ में कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं, खूब अच्छे से रहें, आपकी मम्मी ने आपको फोन लगाया एक दिन कि बेटा कुछ पैसों की आवश्यकता है, दवाई ववाई लेनी है या फिर कुछ और काम है, भैंस खरीदनी है, मान लो मांगीलाल के घर की बात है, तो धापू भाई को भैंस खरीदनी है, तो धापू भाई अपने बच्चे को फोन लगाएगी तो क्या बोलेगी? बेटा पैसा लाग दे, पैसा डाल दे। तो आप क्या करोगे? पैसा जो डालोगे, बैंक से डालो या किसी भी अकाउंट, किसी भी माध्यम से डालो, तो आप पूछोगे कि मम्मी कितने रुपए डालना है, आपकी मम्मी कहेगी बेटा 5,000 रुपए डाल दे। तो 5,000 रुपए, रुपए क्या है? मुद्रा है। आ रही बात समझ में? इसको आपने क्या किया? ट्रांसफर किया है, भेजा है ना, अपने मम्मी के अकाउंट में भेजा है या किसी पड़ोसी के अकाउंट में, ताकि वो पैसा दे दे। तो याद रखना, मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन एक और है जिसका नाम है मूल्य का हस्तांतरण, है ना? तो लिखेंगे मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण, हस्तांतरण। और इसे क्या बोलते हैं? तो ट्रांसफर वैल्यू के नाम से आप इसे जानते हैं, ट्रांसफर वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये सारे के सारे मेन फंक्शन से जरूर आपको याद रखना चाहिए। एक बार प्लीज इनको आप याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, है ना? थोड़ा सा इनको जल्दी से याद करेंगे। बड़े आगे। बड़े आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके सर, चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में सुना है? हम्म, प्राचीन काल में चलती थी। क्या चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। एंशियंट टाइम में एक प्रणाली चलती थी जिसे बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। और इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। गांव में आज भी चलती है। वो फेरी वाला आता है सब्जी बेचने, कहता है गेहूं बराबर टमाटर ले लो, आलू ले लो, है ना? और फिर आपकी मम्मी या आप घर में से गेहूं ले जाते हो और टमाटर लेके आ जाते हो। यानी कि एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु खरीदना या वस्तु की अदला बदली करना, ये बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। आदान प्रदान करना, लेन देन करना, एक ही बात है। तो याद रखना है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है। तो लिखेंगे वस्तु के बदले वस्तु का, वस्तु की प्राप्ति, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, है ना? या वस्तुओं का लेन देन, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप वस्तुओं का लेन देन भी बोल सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान भी बोलते हैं। तो मैं यहां पर अंग्रेजी में लिखता हूं एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज,
एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। आप इसे गुड्स के नाम से भी जानते हैं, वस्तुओं को गुड्स भी बोल देते हैं, है ना। तो वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति जो है वही दरअसल बार्टर सिस्टम है। प्राचीन काल में ऐसा होता था, अभी भी होता है, पर आजकल चीजें सरल हो गई है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास बकरी है, वो अपनी बकरी बेचना चाहता है, बाजार में ले गया। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है, पूजा हेगड़े वाली, है ना, ऋतिक रोशन भी रहता है उसमें। तो आपने वहां पर देखी होगी कि मोहनजोदारो जो मूवी है उसके अंदर किसान लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं, है ना। किसान अपना अनाज लेकर के आता है, गेहूं जो वगैरह वगैरह जो भी उसके पास में हो, और वो मार्केट में बेचने आता है और दूसरी वस्तु ले जाता है। यही होता है ना। तो पहले के समय पर क्या हुआ करता था कि मान लो किसी एक व्यक्ति के पास में बकरी है और वो बकरी बेचना चाहता है और उसको चाहिए चावल। अब वो चावल वाले को बाजार में ढूंढ रहा है कि भाई कौन चावल वाला है। मान लो उसे गलती से चावल वाला मिल भी गया, तो चावल वाले से पूछा भाई मेरी बकरी ले लो, मुझे चावल दे दो। तो चावल वाला बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो गेहूं की तलाश में घूम रहा हूं, तो गेहूं वाला मिल जाए। आ रही बात समझ में? ये समस्या थी उसकी, ये समस्या थी। तो बार्टर सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया, मुद्रा आई। तो मुद्रा आने का कारण क्या था? अच्छा, मुद्रा के रूप में प्राचीन काल में मोहर लेकर के आए, मोहरे जो होती है ना वो लेकर के आए थे। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा दिन की बात नहीं थी। और क्यों नहीं थी? तो इसमें कमियां थी। क्या क्या कमियां थी मैं अभी बताऊंगा, है ना, कि इसमें क्या क्या समस्याएं थी। सब समस्या लिखे इसके अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि उस चावल वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए, है ना, बकरी वाले व्यक्ति को चावल नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। मतलब ये, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में दोहरात्मक इच्छा। जरूरी थोड़ी कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा, या सामने वाले को भी वही चाहिए। तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। इसकी कमी दरअसल इसमें थी। तो पहला लिखेंगे दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। ये एक बड़ी समस्या थी। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस। लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, ऑफ वांट्स। तो भाई ये एक बड़ी समस्या थी इसके अंदर, ये एक बड़ी समस्या इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या थी इसके अंदर? आओ जरा दूसरी समस्या की बात करते हैं। अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो बकरी बेचने वाले को बकरी देने वाला व्यक्ति जो बकरी पूरी दे देगा, वो हो सकता है 10 किलो की हो, 12 किलो की हो, है ना, और जो चावल वाला है मान लो वही बकरी खरीद रहा, तो हो सकता है कि चावल वाला व्यक्ति जो है केवल 3 किलो चावल दे और बकरी पूरी 10 किलो की ले ले। आ रही बात समझ में? तो हम कैसे मापन करेंगे कि किस वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए? तो दूसरी इसमें कमी थी, मूल्य मापन में कठिनाई। तो दूसरी कमी क्या लिखेंगे? मूल्य मापन में कठिनाई। मूल्य मापन में कठिनाई क्या लिखेंगे? मूल्य मापन में कठिनाई। और इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो डिफिकल्टीज इन मेजरिंग वैल्यू। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये दूसरी कमी थी मेरे साथियों, ठीक है। फिर तीसरी समस्या एक ये थी, जैसे बकरी है, मान लो चावल वाला व्यक्ति और बकरी वाला व्यक्ति दोनों वापस। अब चावल कम है तो उस बकरी को आधा कैसे करे? उसको तोड़े कैसे? अब दो तो तोड़ नहीं सकता ना। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी। तो वस्तु को विभाजित करना इसमें कठिन था, है ना। तो विभाजन
की समस्या, तीसरी लिखेंगे विभाजन की समस्या, ऐसा लिख लो केवल, विभाजन की समस्या। क्या बोलेंगे? विभाजन की समस्या। चलिए आगे बढ़े। तो क्या लिखा? विभाजन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन। एक ये भी समस्या आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरी समस्या ये हो गई। चौथी समस्या एक और लिख लो कि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, है ना, उनको स्टोरेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे धनिया खराब हो जाता, सब्जियां खराब हो जाती, तो स्टोरेज कैसे करेंगे, है ना। तो लिखेंगे स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम। तो ये भी एक समस्या थी मेरे दोस्त। तो कुल मिलाकर के वस्तु विनिमय प्रणाली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और इसी के चलते फिर मुद्रा अस्तित्व में आई। तो ये आज की क्लास का सार है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चीजें अब आपसे करेंगे मेरे साथियों कल। तो कैसी लगी आपको ये क्लासेस जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइएगा। कल हम मुद्रास्फीति वाला टॉपिक शुरू कर देंगे, है ना। इन्फ्लेशन क्या होती है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को देखा जाता है, इन्फ्लेशन की गणना किसके द्वारा की जाती है, और भी तमाम बातें जो इससे रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।